नमस्कार विद्यार्थियों। जर्मनी का एकीकरण तीसरा व्याख्यान। इससे पहले हम दो व्याख्यान कर चुके हैं और विगत व्याख्यान में हम बिस्मार्क की रक्त और लौह की नीति की चर्चा कर रहे थे। बिस्मार्क ने कहा, तो हम जो बात कर रहे थे कि जर्मनी का ध्यान प्रशा के उदारवाद की ओर नहीं है, अपितु उसकी शक्ति पर लगा हुआ है। प्रशा को अनुकूल अवसर आने तक अपनी शक्ति को सुरक्षित रखना होगा। हम पहले भी कई बार इस प्रकार के अवसर खो चुके हैं। हमारे समय की महान समस्याएं भाषणों और बहुमत के प्रस्तावों द्वारा नहीं, बल्कि रक्त और लौह की नीति के द्वारा ही सुलझ सकती है। ये चर्चा हम पिछले व्याख्यान में विद्यार्थियों कर रहे थे और बिस्मार्क यह अच्छे से जानता था कि बिना शक्ति के ये जो जर्मनी का एकीकरण है वो नहीं हो सकता था। तो बिस्मार्क ने विदेशों से मित्रता प्रारंभ की, प्रशा को सर्वश्रेष्ठ सैनिक शक्ति में परिवर्तन करके एकीकरण की तैयारी कर दी। वह चाहता था कि ऐसी एक अंतर्राष्ट्रीय स्थिति उत्पन्न कर दी जाए कि यदि प्रशा का ऑस्ट्रिया से युद्ध हो तो कोई भी राष्ट्र ऑस्ट्रिया की सहायता के लिए नहीं पहुंचे। इसके लिए उसने रूस, फ्रांस और इटली को अपना मित्र बना लिया। बिस्मार्क रूस के अलेक्जेंडर द्वितीय का व्यक्तिगत मित्र था और जनवरी 1863 में पोलैंड विद्रोह के समय वह मित्रता और भी अधिक दृढ़ हो गई। 1863 में पोलैंड ने रूस के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तब इंग्लैंड, फ्रांस और ऑस्ट्रिया ने पोलैंड के प्रति सहानुभूति प्रकट की। प्रशा की जनता की सहानुभूति भी पोलैंड के साथ थी, परंतु बिस्मार्क ने प्रशा के हितों को ध्यान में रखते हुए अन्य यूरोपीय राज्यों का साथ नहीं दिया तथा रूस की पोलैंड संबंधी नीति का समर्थन किया। उसने अपने एक विशेष दूत को रूस भेजा, जिसने रूस के साथ संधि कर ली। इस संधि के अनुसार दोनों ने अपनी अपनी सीमाओं पर सैनिक तैनात कर दिए ताकि अपने राज्य से कोई पोल विद्रोहियों की सहायता के लिए न जा सके। प्रशा ने यह आश्वासन दिया कि किसी पोल विद्रोही को अपने राज्य में शरण नहीं देगा। यद्यपि प्रशा की संसद ने इस नीति की कटु आलोचना की, किंतु बिस्मार्क ने स्पष्ट कर दिया कि युद्ध एवं संधि करने का परमाधिकार सम्राट का है और संसद उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। वस्तुतः प्रशा के सहयोग से रूस को बड़ा बल मिला। यदि बिस्मार्क अन्य यूरोपीय राज्यों का साथ देता तो रूस को अनिवार्य रूप से झुकना पड़ता। इस घटना से रूस प्रशा का मित्र बन गया तथा रूस व प्रशा की मैत्री बिस्मार्क की नीति का आधार स्तंभ रही। इस बीच बिस्मार्क ने फ्रांस से अच्छे संबंध स्थापित करने के प्रयास किए। फ्रांस का सम्राट नेपोलियन तृतीय भी आंतरिक रूप से ऑस्ट्रिया का विरोधी था। बिस्मार्क ने इसका लाभ उठाते हुए नेपोलियन से कहा कि यदि फ्रांस ऑस्ट्रिया व प्रशा के युद्ध में तटस्थ रहता है तो उसे राइन तट की ओर या बेल्जियम की ओर कुछ प्रदेश दे दिए जाएंगे। यद्यपि बिस्मार्क ने इन प्रदेशों के लिए कोई निश्चित या स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया था, फिर भी बिस्मार्क की बातों से नेपोलियन को यह आभास हुआ था। नेपोलियन तृतीय ने प्रशा और ऑस्ट्रिया के युद्ध में तटस्थ रहने का आश्वासन दिया। फ्रांस से अच्छे संबंध बनाने के लिए बिस्मार्क ने फ्रांस के साथ एक व्यापारिक संधि भी कर ली। बिस्मार्क ने इटली से भी मित्रता कर ली। इटली भी ऑस्ट्रिया को निकालना चाहता था, क्योंकि ऑस्ट्रिया का प्रभाव बने रहने पर इटली का एकीकरण संभव नहीं था। अतः बिस्मार्क के प्रयत्नों से 8 अप्रैल 1866 को
इटली और प्रशा के बीच एक संधि हुई, जिसके अनुसार ऑस्ट्रिया व प्रशा के युद्ध में इटली प्रशा को सैनिक सहायता देगा तथा इसके बदले में इटली को वेनेशिया दिला दिया जाएगा। इस प्रकार बिस्मार्क ने इटली को अपना मित्र बना लिया। बिस्मार्क ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को अपने पक्ष में करने के बाद अब जर्मनी के एकीकरण की दिशा में आगे कदम बढ़ाया। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क की रक्त और लौह की नीति का परिणाम था, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। इस नीति का अनुसरण उसने 3 युद्धों में किया। प्रथम 1864 में डेनमार्क के साथ, दूसरा 1866 में ऑस्ट्रिया के साथ और तीसरा 1870 में फ्रांस के साथ। और तीनों युद्धों के द्वारा उसने जर्मनी का एकीकरण पूर्ण कर दिया। अब बात करते हैं हम डेनमार्क से युद्ध की ओर आगे बढ़ते हैं। स्लेस्विग तथा हॉलस्टीन की दोनों जो डचियों का प्रश्न यूरोपीय राज्यों के लिए एक समस्या बना हुआ था। ये दोनों डचियां डेनमार्क और जर्मनी के बीच में स्थित थी। स्लेस्विग में आधे लोग जर्मन जाति के थे, आधे लोग डेन जाति के थे। हॉलस्टीन की लगभग संपूर्ण जनता जर्मनी की थी। इन डचियों पर डेनमार्क के शासक का अधिकार था, किंतु ये दोनों डेनमार्क से पृथक थी और उनका शासन प्रदान भी डेनमार्क से पृथक था। डेनमार्क की जनता और शासक इन डचियों को डेनमार्क के राज्य से में मिलाना चाहते थे, किंतु डचियों की जर्मन जनता चाहती थी कि वो जर्मन संघ में सम्मिलित कर लिया जाए। 1852 में लंदन में इन डचियों के विषय में एक समझौता किया गया, जिसके अनुसार इन डचियों पर डेनमार्क के शासक का अधिकार मान लिया गया, किंतु इन डचियों को डेनमार्क के राज्य में न मिलाने का आदेश दिया गया। 1863 में पोलैंड के विद्रोह का लाभ उठाकर फ्रेडरिक सप्तम ने मार्च 1863 में पुनः एक नया संविधान लागू किया, जिसे स्लेस्विग को डेनमार्क राज्य का अंग मान लिया गया। हॉलस्टीन को भी कुछ सीमा तक डेनमार्क से संबंधित कर लिया गया। इस प्रकार डेनमार्क के शासन ने लंदन समझौते का उल्लंघन किया तथा स्लेस्विग और हॉलस्टीन के परंपरागत संबंधों को भी विच्छेद कर दिया। नवंबर 1863 में डेनमार्क के शासक फ्रेडरिक सप्तम की मृत्यु हो गई तथा क्रिश्चियन नवम गद्दी पर बैठा। उसने भी डेनमार्क की जनता को संतुष्ट करने के लिए विधान की पुष्टि कर दी। डेनमार्क के शासक ने इसकी विधिवत घोषणा भी कर दी। इस घोषणा से जर्मनी के सभी भागों में डेनमार्क के विरुद्ध आक्रोश उत्पन्न हो गया। जर्मन डाइट ने डेनमार्क से मांग की कि वह 1863 के विधान को वापस ले ले, किंतु डेनमार्क ने इसे अस्वीकार कर दिया। इस पर जर्मन डाइट ने स्लेस्विग में सेना भेजने का निर्णय किया, किंतु बिस्मार्क वहां सेना भेजने के लिए तैयार नहीं हुआ। वह तो एक तीर से 2 शिकार करना चाहता था। दोनों डचियों की भौगोलिक स्थिति सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थी, अतः बिस्मार्क उस पर अधिकार करना चाहता था, किंतु वह जानता था कि यदि प्रशा अकेला इन डचियों को प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा तो अन्य यूरोपीय राज्यों से उसको विरोध का सामना करना पड़ेगा। अतः उसने ऑस्ट्रिया के सहयोग से स्लेस्विग और हॉलस्टीन के मामले में हस्तक्षेप करने का निर्णय किया। 16 जनवरी 1864 को ऑस्ट्रिया व प्रशा के बीच एक समझौता हुआ। दोनों ने मिलकर डेनमार्क के शासक को अल्टीमेटम दे दिया कि 48 घंटे के अल्टीमेटम दिया कि वह 48 घंटे के अंदर वहां जो संविधान उसने जो तय किया है उसको समाप्त कर दे। डेनमार्क को ऑस्ट्रिया से सहायता मिलने की आशा थी, अतः उसने अल्टीमेटम की कोई परवाह नहीं की। वस्तुतः बिस्मार्क की चाल थी, जिससे युद्ध अनिवार्य हो गया। जब ऑस्ट्रिया व प्रशा की सम्मिलित सेनाओं ने 1864 के फरवरी महीने में
डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया। अब क्या कर दिया इन्होंने? डेनमार्क पर आक्रमण। 15 दिन के अंदर डेनमार्क को स्लेस्विग खाली करना पड़ा। तत्पश्चात दोनों राज्यों की सीमाएं डेनमार्क के राज्य में प्रविष्ट हुई। डेनमार्क को किसी और से सहायता नहीं मिल सकी, अतः उसने विवश होकर 1 अगस्त 1864 को समझौता कर लिया तथा युद्ध बंद हो गया। 27 अक्टूबर 1864 को ऑस्ट्रिया, प्रसा और डेनमार्क के बीच संधि हो गई, जिसके अनुसार डेनमार्क ने स्लेस्विग, हालस्टीन और लॉयनबुर्ग से अपना अधिकार त्याग दिया तथा ऑस्ट्रिया व प्रसा को हस्तांतरित कर दिया। अब ऑस्ट्रिया व प्रसा के बीच मतभेद उत्पन्न हो गए। ऑस्ट्रिया चाहता था कि दोनों डचों पर, जो डचियां हैं, इन पर ड्यूक ऑफ ऑगस्टनबर्ग का अधिकार रहे, किंतु बिस्मार्क इन दोनों पर प्रसा का अधिकार चाहता था। अंत में ऑस्ट्रिया के सम्राट फ्रांसिस जोसेफ तथा प्रसा के सम्राट विलियम प्रथम के बीच 14 अगस्त 1865 को गेस्टाइन समझौता हुआ। इसके अनुसार स्लेस्विग पर प्रसा का अधिकार मान लिया गया और हालस्टीन पर ऑस्ट्रिया का अधिकार मान लिया गया, और जो लॉयनबुर्ग को प्रसा ने खरीद लिया, इसकी कीमत जो है उसने ऑस्ट्रिया को चुका दी, ऑस्ट्रिया को अदा कर दी। इस प्रकार से उसने इस जो ये एक महत्वपूर्ण जो क्षेत्र था उस पर उसने अपना अधिकार कायम कर लिया। अब इस समझौते के बाद ऑस्ट्रिया व प्रसा के संबंध बिगड़ते गए। बिस्मार्क तो ऑस्ट्रिया से युद्ध के अवसर ढूंढ ही रहा था, क्योंकि जर्मनी के एकीकरण के लिए ऑस्ट्रिया से युद्ध अनिवार्य था। अतः बिस्मार्क ने स्लेस्विग और हॉलस्टीन की समस्या को इस तरह उलझा दिया कि युद्ध अनिवार्य हो गया। बिस्मार्क चाहता था कि प्रसा और ऑस्ट्रिया के युद्ध में ऑस्ट्रिया को किसी भी यूरोपीय शक्ति से सहायता नहीं मिल सके, जिसका उल्लेख हमने पहले भी किया है। उसने पोलैंड में रूस का समर्थन करके रूस को अपना मित्र बना लिया था, यह बात आप जानते हैं। वैसे स्वयं बिस्मार्क रूस के जार का व्यक्तिगत मित्र था, अतः रूस की तरफ से उसे कोई चिंता नहीं थी। इंग्लैंड की ओर से हस्तक्षेप की संभावना नहीं थी। अतः अब क्योंकि वो जो है ना बिस्मार्क, वो फ्रांस से भी तटस्थता का आश्वासन प्राप्त कर चुका था, और नेपोलियन ने कह दिया था कि वो तटस्थ रहेगा। इसके बदले बिस्मार्क ने फ्रांस को बेल्जियम तथा राइन का क्षेत्र कुछ देने की इच्छा व्यक्त की थी, जैसा अपन ने पहले जिक्र किया है, और कोई निश्चित आश्वासन भी नहीं था। एक ऐसी गोलमोल सी बात दोनों के बीच में हुई। फ्रांस से तटस्थता का आश्वासन प्राप्त करने पर बिस्मार्क ने इटली से मित्रता प्राप्त करने का प्रयत्न किया। 8 अप्रैल 1866 को इटली व प्रसा के बीच संधि हो गई, और जिसके अनुसार यदि 3 माह के अंदर प्रसा व ऑस्ट्रिया का युद्ध होता है तो इटली प्रसा का साथ देगा। इसके बदले में बिस्मार्क इटली को वेनेसिया दिलवा देगा। ये समझौता उसने इटली से कर लिया। इस प्रकार ये सारी जब तैयारियां हो गई, सारा जाल जब बना लिया बिस्मार्क ने, तो अब वो ऑस्ट्रिया से युद्ध का बहाना ढूंढने लगा। इधर ऑस्ट्रिया कील, एक स्थान कील में ड्यूक ऑफ ऑगस्टनबर्ग के पक्ष में चल रहे आंदोलन को प्रोत्साहित कर रहा था। इस पर प्रसा ने ऑस्ट्रिया को एक कड़ा विरोध पत्र भेजा कि आंदोलन तुरंत समाप्त होना चाहिए। इस पर ऑस्ट्रिया ने लिखा कि 1864 की प्रसा व ऑस्ट्रिया की संधि को समाप्त समझा जाए। अतः दोनों के बीच वही स्थिति पैदा हो गई जो डेनमार्क के युद्ध से पूर्व थी। दोनों ओर से युद्ध की तैयारियां प्रारंभ हो गई और दोनों के बीच युद्ध निकट आता जा रहा था। नेपोलियन ने स्लेस्विग और हॉलस्टीन की समस्या सुलझाने के लिए यूरोपीय राज्यों का एक सम्मेलन आमंत्रित करने का प्रस्ताव किया। रूस और ब्रिटेन इसके लिए तैयार हो गए। बिस्मार्क ने भी अपनी स्वीकृति दे दी, किंतु ऑस्ट्रिया ने सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए ऐसी शर्त रखी
कि जिसको स्वीकार करने पर सम्मेलन का कोई अर्थ नहीं रह जाता था। विवश होकर नेपोलियन ने अपने इस प्रस्ताव को वापस ले लिया। इस प्रकार युद्ध रोकने के सभी उपाय विफल हो गए और बिस्मार्क खुशी से चिल्ला उठा, अब तो युद्ध होगा, राजा चिरंजीवी रहो। यानी कि राजा जो है वो बहुत अपना लंबी एक सुखी समृद्ध आयु को प्राप्त करे। शेष अगले व्याख्यान में। बहुत बहुत धन्यवाद।